स्वागत करते हैं आप सभी का जेएसएससी डिफेंस जोन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2019 दिसंबर माह में पूछे गए सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुमने आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। नूर एक बच्ची है जो लंच बॉक्स लाना अपने स्कूल में एक दिन भूल गई है। वह तान्या से कहती है कि उसे अपना लंच बॉक्स जो है वह नूर के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि नूर जो है वह पिछले दिन उसे अपना लंच बॉक्स दी थी। इस संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। ऑप्शन ए है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, ऑप्शन बी है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी है अच्छा होना, ऑप्शन डी है आदान प्रदान परंपरागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदान प्रदान और परंपरागत। चूँकि नूर जो है वह तान्या से आदान प्रदान करने की बात कह रही है कि कल मैंने तुम्हें अपना लंच बॉक्स दिया था तो आज तुम्हें देना चाहिए, और ये आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह एक परंपरागत अवधारणा है। इसी संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदान प्रदान और परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जेंडर विभेदीकरण, ऑप्शन बी जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन सी है जेंडर पहचान, ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो समाज में विभिन्न लिंगों के बीच जो भेद माना जाता है उसे जेंडर रूढ़िवादिताएं कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता जो है वह साहसीपूर्ण गतिविधियों में लगी रहती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है यह कथन, ऑप्शन बी यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ऑप्शन सी यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन डी यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। परंपरागत रूप से यह रूढ़िगत अवधारणा है कि पिता जो है वह बाहर के कार्य करते हैं और माता जो है वह घर के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन इस प्रश्न में पिता को घर के कार्यों में संलग्न बताया गया है, जबकि माता जो है वह बाहर के साहसी गतिविधियों में संलिप्त है। तो यह एक प्रकार की जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने वाली बात होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं?
वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या ऑप्शन डी पाढ़ ढांचा, या ऑप्शन डी अंतः व्यक्ति निष्ठा। तो वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे को किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए कहा जाता है और वह वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे पाढ़ या ढांचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होते हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो उनके द्वारा दिया गया है उसके अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? जीन पियाजे के द्वारा विकास की 4 अवस्थाएं दी गई है, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी चालक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष के बाद आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे तर्क वितर्क करने लगते हैं और परिकल्पित विचार को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल के बाद बालकों में शुरू होती है। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किनके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ऑप्शन ए है लॉरेंस कोहलबर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी लेव वाइगोट्स्की, या ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा। तो सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ की बात जो करते हैं वो हैं लेव वाइगोट्स्की। इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत और अल्बर्ट बंडूरा है जो वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के बारे में सिद्धांत देने के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के सिद्धांत और उसके बारे में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में लेव वाइगोट्स्की के द्वारा बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 के 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे जो है वो तर्क वितर्क करने में रुचि रखते हैं, इसीलिए उनके समक्ष ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले की एक क्या विशेषताएं होती है? ऑप्शन ए है ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ऑप्शन सी है संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, ऑप्शन डी
पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो एक तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह पैटर्न को खोजने की एवं उस संबंध में तर्क करने की योग्यता रखे, उससे संबंधित श्रृंखला को हल करने की क्षमता रखे और उसके प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी आदत, कौशल, मूल्य और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य के रूप में बनते हैं, वैसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समाजीकरण, ऑप्शन बी है समावेशन, ऑप्शन सी मुख्य धारा से जुड़ना या ऑप्शन डी विभेदीकरण। तो वैसी प्रक्रिया जो बच्चों में आदतें, कौशलों और उनकी क्षमता का विकास करती है तथा उन्हें एक जिम्मेदार और क्रियाशील नागरिक बनाती है, वैसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ऑप्शन बी है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, ऑप्शन सी है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, और ऑप्शन डी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये दोनों अवस्थाएं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पारस्परिक क्रिया करके ही एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करते हैं और पर्यावरण एवं आनुवंशिक गुणों का प्रभाव एक व्यक्ति में देखा जाता है। इनकी भूमिका समान मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन बी विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ऑप्शन डी शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं और शिक्षक के द्वारा जो भी ज्ञान उन्हें दिया जाता है उसकी अपनी एक अलग अवधारणा वे बनाते हैं और ज्ञान की संरचना करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, ऑप्शन बी है केवल संकलनात्मक आकलन, ऑप्शन सी है ना तो संरचनात्मक और ना ही संकल्पनात्मक, ऑप्शन डी है विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत दो प्रकार के मूल्यांकन आते हैं,
एक संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन को ही यहाँ संकल्पनात्मक मूल्यांकन कहा गया है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए एक कक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन में यह होता है कि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होने वाली कमियों को जानने के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन है जो वर्ष में या एक निश्चित अवधि में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना चाहिए। या ऑप्शन डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों में उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तभी उनके भीतर जो जातिवाद और धर्मवाद से संबंधित रूढ़िवादी बातें हैं वो अप्रभावी होंगी और उनकी रूढ़िवादिता संबंधी अवधारणा जो है वो समाप्त होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधित कहानियां बताकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऑप्शन बी है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन सी है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। या ऑप्शन डी है, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें अधिगम बाधित एवं प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को यह विश्वास दिलाए और स्वयं भी यह विश्वास रखे कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की अपनी अपनी योग्यता है और उनकी अपनी अपनी क्षमता है। बस उस क्षमता को निखारने की आवश्यकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्न लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला लक्षण है पढ़ने की चिंता, पढ़ने के प्रति चिंता। दूसरा है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। तीसरा लक्षण है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। और चौथा लक्षण है पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो इसका ऑप्शन जो है वो नीचे दिया गया है। यानी इस प्रकार के लक्षण जो है वो क्या सूचित करते हैं? पहला ऑप्शन है एक स्वलीन विद्यार्थी
के बारे में, ऑप्शन बी है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में, ऑप्शन सी है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के बारे में, या ऑप्शन डी मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के बारे में। तो एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने के प्रति चिंता को व्यक्त करता है किंतु उसे शब्दों एवं अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, उसका जो शब्द भंडार है वह भी कम है और वह पुराने पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में भी उसे कठिनाई होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वह अधिगम से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की ओर ये लक्षण सूचना दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। एक शिक्षक जो है वह समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता रखने वाले जो बच्चे हैं अधिगमकर्ता है उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, उनको संबोधित कर सकता है। जिसमें ऑप्शन ए है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, या ऑप्शन डी प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक विद्यार्थी। चूँकि यह समावेशी कक्षा है इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी के शिक्षण योग्यता का ध्यान रखना होगा। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों को पहचानना होगा और उन कमजोरियों को पहचानने के बाद उनका विश्लेषण करना होगा और विशिष्ट शिक्षण तकनीकों के साथ उन्हें शिक्षा दी जाएगी और अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षिका जो है वह सृजनात्मक बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन पर बल देकर, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, ऑप्शन सी है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो एक शिक्षिका के द्वारा सृजनात्मक विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए उनके मूल विचार को महत्व देकर और उनके जो उद्देश्य हैं या जिस क्षेत्र में वह सृजन करना चाहते हैं उस क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वह सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम इसका अर्थ है कि इसका अर्थ यह है कि ऐसा अधिगम जो सफल माना जाता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ऑप्शन बी बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, या ऑप्शन डी विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति
सच्चा सरोकार रखना। तो सार्थक अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति उनका सच्चा सरोकार हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए एक रणनीति हो सकती है? ऑप्शन ए है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ऑप्शन बी है क्रियात्मक अनमन्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रखना। या ऑप्शन डी है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो एक प्रभावशाली समस्या के समाधान के लिए उचित रणनीति हो सकती है कि साधन और साध्य का विश्लेषण किया जाए, इसके साथ ही समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करके उनके समाधान को ढूंढने पर बल दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन सी है संवाद एवं परिचर्चा। ऑप्शन डी दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के स्वयं की अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने तथा प्रयोग एवं पर्यवेक्षण और कक्षा कक्ष में संवाद एवं परिचर्चा से उनकी जो शिक्षण पद्धति है, सीखने की प्रक्रिया जो है वो और अधिक बलवती होगी, जबकि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना यह अधिक प्रभावशाली शिक्षण का एक तरीका नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्हें अनुमान लगाने देने और तर्क वितर्क करने, प्रयोग पर्यवेक्षण करने, संवाद परिचर्चा करने से एक प्रभावशाली शिक्षण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक प्रभावशाली शिक्षण का रूप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? शिक्षक कक्षा में जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों का कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना। ऑप्शन बी पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना। ऑप्शन सी उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करना। या ऑप्शन डी उन्हें गृह कार्य के रूप में अधिक वर्कशीट देना। यदि बच्चे कक्षा में पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं तो सबसे पहले एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उनसे बात करे, तत्पश्चात समस्या का वह समाधान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनसे बात करें और उनकी अभिरुचि रुचि के बारे में जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की रचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन बी अनुबंधन। ऑप्शन सी दंड। या ऑप्शन डी यंत्रवत याद करना। संरचनावादी उपागम यह बताता है कि ज्ञान जो है वह विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान के लिए आवश्यक है।
विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षा देने से वे अधिक जल्दी सीखते हैं और उनके ज्ञान की संरचना और अधिक बढ़ती है। तो संरचनावादी उपगम यह बताता है कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वह ज्ञान की संरचना करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं। बच्चे जो हैं वो अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। ऑप्शन सी है, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। या ऑप्शन डी है, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रत्येक बच्चों के अलग अलग विचार होंगे और संवाद के द्वारा उनकी जो अपनी अपनी अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट रूप से कक्षा में सामने निकल के आएगी और धीरे धीरे वे आपस में बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो उनकी अवधारणा जो है वह स्पष्ट रूप लेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शन ए, एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी, एक दिशीय है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है, एक दिशीय है, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। या ऑप्शन डी, द्विदिशीय है, दोनों के लिए एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। तो संज्ञान एवं संवेग जो है वह एक दूसरे को प्रभावित करता है और यह दोनों गतिशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विदिशीय है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक जो हैं वो अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है, विद्यार्थी की अभिरुचि। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य। सी ऑप्शन है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ। ऑप्शन डी है, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। सीखने के कारक के रूप में पहचान करना है। निम्नलिखित में से चार जो कथन दिए हुए हैं वे अधिगम को कितना प्रभावित करते हैं, कौन से प्रभावित करते हैं और कौन से नहीं। तो अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी की अभिरुचि भी प्रभावित करती है। यदि विद्यार्थी में सीखने की रुचि है तो वह अधिगम आसानी से कर सकता है। उसके स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा किस रणनीति से, किस विधि, किन सूत्रों के साथ दिया जा रहा है, यह भी अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके साथ ही विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ऑप्शन बी, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। ऑप्शन सी है, पुरस्कार एवं दंड। और ऑप्शन डी, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। यदि व्यक्ति बालकों में ज्ञान हो गया है तो उसका सार्थक संरचना करना और उसी के अनुरूप व्यवहार करना, पारस्परिक सामाजिक संक्रियाएं करना ही
ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसे गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ऑप्शन बी है समझने के लिए अधिगम में आनंद प्राप्त करना। ऑप्शन सी है पुरस्कार के बिना भी वह उस गतिविधि में लगे रहना। या ऑप्शन डी अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, क्योंकि विद्यार्थी जो है वह पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ऑप्शन बी समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सी है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। या ऑप्शन डी यह भी बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था है वह एक सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को एक समय में गुजरना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए है शारीरिक बुद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ऑप्शन बी है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन सी है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन डी है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है वह है ऑप्शन सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। यह जो अवस्था है वह जीन पियाजे के विकास की 4 अवस्था जो है उसमें तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है, मध्य बाल्यावस्था की अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है? परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक एजेंसियां हैं, तीसरा ऑप्शन है मध्य एजेंसियां हैं, या चौथा ऑप्शन द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक भूमिका निभाती है, अर्थात बच्चे जब जन्म लेते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय जाने से पहले परिवार एवं पास पड़ोस ही उनका समाज होता है, इन्हीं से उनका विकास आरंभ होता है। तो इस प्रकार परिवार एवं पास पड़ोस जो है वह प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।